नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। यूपी का संग्राम जारी है। राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ सत्ता की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन अफसोस कि इस सब के बीच उन तमाम विचारधाराओं को तिलांजलि दे दी गई है जिनकी बुनियाद पर इन पार्टियों ने अपना सफर शुरू किया था। इसकी पड़ताल करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम, राजनीति, सपना और मौत। इसकी दूसरी कड़ी में पेश है समाजवादी पार्टी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने से ख्वाबों और हकीकत की पड़ताल करते हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए समाजवाद की कथा, जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो सत्ता में आती जाती रहती है, लेकिन इस दौरान वो आंदोलन न जाने कहां गुम हो गया जिसने दशकों से जड़ जमाए कांग्रेसी शासन को सबसे मजबूत और तेजस्वी चुनौती दी। समाजवाद एक सामाजिक पार्टी है जिससे सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव ने बोला कि बेरोजगार भत्ता सबको मिलेगा 1,000 रुपया, इसी का नाम समाजवाद है। समाजवाद का नारा किसका है? माननीय हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का। जिसका कायम है ये समाजवाद का मुलायम पार्टी। चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जंग लड़ रहे मुलायम सिंह यादव के समर्थकों के लिए समाजवाद ऐसी ही उलझी पहेली। यूं भी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में फंसे मुलायम को देखकर फकीर राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार किसी को याद भी कैसे आए, जिन्हें मुलायम अपना आदर्श मानते हैं। डॉक्टर लोहिया यानी सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो, जिन्होंने गांधीवादी रास्ते से भटकते जाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू पर सबसे तेजस्वी वैचारिक हमला किया था, जिनके लिए समाजवाद स्वतंत्रता संघर्ष का प्राण था, जिसका मतलब था समानता और संपन्नता, जिन्होंने 1948 में कांग्रेस छोड़कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। बदलाव के लिए उनके पास 3 मंत्र थे: फावड़ा, जेल और वोट। पिछली सदी के 6ठे और 7वें दशक में युवाओं के सिर लोहिया का जादू सिर चढ़कर बोला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे सांसद मोहन सिंह को वे दिन अच्छी तरह याद है। आंदोलन का मुख्य मुद्दा शिक्षा नीति में परिवर्तन, परीक्षा पद्धति में बदलाव, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने का सवाल, भारत की मातृभाषाओं को आगे बढ़ाने का प्रश्न। इसको बहुत गंभीरता से डॉक्टर लोहिया ने इसकी पड़ताल की और उसकी तह तक जाने की कोशिश की। डॉक्टर लोहिया के आह्वान पर 1954 में नहर के लगान में हुए इजाफे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का आंदोलन चल रहा था, तो इटावा के सैफई गांव का एक लड़का भी इसमें शामिल हो गया। एक गरीब किसान परिवार के इस 15 साल के लड़के का नाम था मुलायम सिंह यादव। मुलायम ने समाजवाद का पहला पाठ इसी आंदोलन में पढ़ा। लोहिया पिछड़ी जाति से नहीं आते थे, लेकिन वे सामाजिक स्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। इसलिए उन्होंने नारा दिया था: सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, 100 में पाए पिछड़े 60। ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर पहली प्रभावी मुहिम थी, जिसने पिछड़ों को कांग्रेस से अलग करने में अहम भूमिका निभाई। लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे ने असर दिखाया और 1967 में 9 राज्यों में संविद यानी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का टिकट 28 साल के मुलायम को भी मिला था। अब अकूत संपत्ति के मालिक हो चुके मुलायम तब साइकिल से चलते थे। प्रचार में एक जीप तक का इंतजाम बहुत मुश्किल से हुआ था। बहरहाल लोहिया की लहर में मुलायम भी चुनाव जीत गए, पर संविद सरकारों से खासे निराश हुए लोहिया का 12 अक्टूबर 1967 को निधन हो गया। अब मुलायम सिंह ने चरण सिंह को अपना गुरु मान लिया, जिन्होंने कांग्रेस तोड़कर यूपी का मुख्यमंत्री बनने का कमाल कर दिखाया था। चुनावी सफलता का सिद्धांत समाजवाद के सिद्धांतों पर भारी पड़ने लगा था।
डॉक्टर लोहिया की मौत के बाद समाजवादी आंदोलन तेजी से बिखरने लगा। बहरहाल 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो सारे समाजवादी जनता पार्टी के प्रयोग के हिस्से बन गए। 1977 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता सरकार बनी तो मुलायम को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला। 1980 में इस सरकार का पतन हो गया, लेकिन मुलायम का राजनीतिक सितारा चमकता ही गया। 1989 में जब वीपी सिंह की लहर में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह को पछाड़ते हुए मुलायम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा पहुंचे। लेकिन जल्दी ही राजनीतिक आकाश पर मंडल कमंडल की धूल छा गई। मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में भी जिन लोगों को जोड़ा उस वक्त समाजवादी पार्टी बनाने के बाद, उसमें भी उस दौर मुझे याद है बहुत सारे लोहियावादी हिंदुस्तान के बड़े नाराज थे, अभी भी हैं कि साहब उन्होंने लोहियावादियों को छोड़ दिया। सत्ता प्रमुख चीज बन गई। 1990 में बाबरी मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए मुलायम ने जिस तरह ताकत झोंकी, उसने नए समीकरण पैदा कर दिए। मुलायम पर मौलाना हो जाने का आरोप लगा, लेकिन भविष्य ने साबित किया कि ये विचार से ज्यादा रणनीति का मसला था। वे यादव मुस्लिम गठजोड़ के सहारे सत्ता का टिकाऊ फॉर्मूला बना रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के गुनहगार कहे जाने वाले कल्याण सिंह को गले लगाकर उन्होंने इस आरोप पर मुहर लगा दी। ये मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से समझौता किया था, वो कैसे भूल जाएंगे लोग कि वो अपॉर्चुनिस्ट थे। अब तो सियासत जो रह गई है वो एक तरह से दांवबाजी का खेल हो गया है। प्रिंसिपल्स का, उसूल का, नजरिए का खेल नहीं रहा। जनता दल में हुई तोड़फोड़ के बाद 4-5 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक सम्मेलन हुआ और मुलायम ने समाजवादी पार्टी के गठन का ऐलान किया। उम्मीद थी कि वे और उनकी पार्टी बिखरे हुए समाजवादी आंदोलन को एक बार फिर धार देंगे, लेकिन मुलायम ने पूरे आंदोलन को जाति धर्म के गुड़ाभाग में फंसा दिया। यही वजह है कि कभी मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुहिम न चलाने वाले मुलायम इस बार कांग्रेस के 4.5% आरक्षण के वायदे को चुनौती देते हुए 18% तक के आरक्षण का शिगूफा उछाल रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील भी करा रहे हैं। ये लोहिया से बिल्कुल जुदा रहा है, जो कभी कट्टरपंथियों का साथ नहीं लेते थे। 1967 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे लोहिया ने मुस्लिमों में प्रचलित 4 शादी की प्रथा का विरोध करने से गुरेज नहीं किया था, जबकि इससे हार जाने का डर था। लोहिया ने थोड़ा स्पष्टीकरण मांगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। उनका जैसे यही कि हमारे 4 पत्नियां हम रख सकते हैं, तो ये उनका सरासर गलत है, अमानवीय है, मानवाधिकार का हनन है। एक पति एक पत्नी ये नियम होना चाहिए, और भले ही मैं हार जाऊं लेकिन मैं कभी ये समर्थन नहीं करूंगा कि मुसलमानों की 4 बीबियां हों। 1993 में मुलायम को एक शानदार मौका तब मिला जब वे बीएसपी के समर्थन के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन कांशीराम हो या मुलायम, दोनों ही डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के विचारों से काफी दूर चले आए थे। दोनों एक दूसरे की कीमत पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे थे। 1995 के मध्य तक हालात तनावपूर्ण हो गए। बीएसपी के विधायकों को तोड़ने में जुटे मुलायम को दाव देने के लिए बीएसपी ने सरकार से समर्थन वापसी का फैसला ले लिया। 2 जून को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती पर हमला कर दिया, जिसे मुलायम का मौन समर्थन हासिल था। कांशीराम की तो स्पष्ट विचारधारा थी कि सत्ता पाने के लिए गठजोड़ बनाओ, बड़ा स्पष्ट था उनका। और सपा के सामने भी यह स्पष्ट था कि अगर सत्ता को कायम रखना है या बनाना है तो शायद ये गठजोड़ बनाना ही पड़ेगा। ऐसे गठजोड़ों से कोई दूरगामी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। मायावती पर हमला एक महिला पर कायराना हमला था। मुलायम भूल गए कि डॉक्टर लोहिया जब पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात करते थे तो हर वर्ग की महिला उसमें शामिल थी। लोहिया द्रौपदी को भारतीय स्त्री की शक्ति का प्रतीक मानते थे। लेकिन 23 मार्च 2010 को लखनऊ में लोहिया के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान मुलायम यहां तक कह बैठे कि आरक्षण से आगे आई महिलाओं को देखकर लोग सीटी मारेंगे।
ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, ये लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। हाँ, बता रहा हूं आपको। यही नहीं, गैर कांग्रेसवाद के पुरोधा मुलायम कांग्रेस से लुका छिपी का खेल खेलते रहे। वे मौके बेमौके समर्थन लेते देते रहे। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी तो सोनिया गांधी ने ये सोचकर बहुमत का दावा किया कि मुलायम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनका साथ देंगे। लेकिन मुलायम ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि कांग्रेस का समर्थन उन्हें गाली देने जैसी बात है। कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं? ये मेरे लिए गाली है। समर्थन देगा कि नहीं? ये आप मुझे गाली देते रहिए, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही मुलायम अचानक 2008 में परमाणु करार पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, जबकि वे इस करार के हमेशा से विरोधी थे। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार बचा ली। 2007 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ऐसी ही उलटबाजी दर्ज हुई थी। उस दौर में पूरी मुलायम सरकार फिल्मी सितारों और पूंजीपतियों के आगे पिछ गई थी। अमर सिंह की माया के बीच वो मुलायम कहीं खो गया था, जिसने समाजवादी पार्टी बनाते वक्त पूंजीपतियों की 10% संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। इनके पास विचार था नहीं, तो ये जो प्रभामंडल होता है, फिल्मी प्रभामंडल, वो उनको बड़ा लगने लगा। शब्द की तुलना में जब फिल्मी प्रभामंडल बड़ा लगे तो आप समझ लीजिए ध्वंस की राजनीति शुरू हो गई। 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम बतौर प्रशासक भी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। यूपी के पिछड़ेपन को दूर करने की कोई बड़ी पहल उनके खाते में दर्ज नहीं है। न बिजली की समस्या हल हुई और न ही खाद पानी की। यही नहीं, उनके दौर में फैली अराजकता आज भी लोगों को डराती है। लेकिन सत्ता के खेल में गले तक डूब चुके मुलायम के लिए ये कोई मसला नहीं है। इस बार भी सिर्फ दूसरे चरण के चुनाव में किस्मत आजमा रहे पार्टी के 59 में से 30 यानी 51% प्रत्याशी आपराधिक इतिहास वाले हैं। पार्टी दफ्तर के चारों ओर चमचमाती गाड़ियां जो कार बाजार जैसा दृश्य रचती हैं, वहां किसी साइकिल वाले को जगह मिले भी तो कैसे। इसी तकलीफ से गुजरते हुए मशहूर शायर अदम गोंडवी ने कभी लिखा था, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। समाजवाद का मुलायम अध्याय अभी जारी है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।